तो बेटा ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये था कि अगर हमारे पास टाइम क्वांटम दिया हुआ 2 यूनिट्स का टाइम क्वांटम है और एक ही प्रोसेस है हमारे पास, यानी एक ही जॉब है या कोई भी प्रोसेस है जिसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो टोटल 14 मिनट्स का है, 14 टाइम्स यूनिट का है। ठीक है, 14 यूनिट का दिया हुआ, वो रेडी क्यू में है। तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको यूज करनी है और आपको बताना है इसमें कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होंगे। ठीक है, तो अभी रोहित बता रहे थे कितने होंगे भाई रोहित इसमें? 6 होंगे सर। 6 होंगे। तो देखो सबसे मेनली आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया कि जैसे राउंड रोबिन है, तो राउंड रोबिन में बच्चे ये गलती कर देते हैं भाई, एक प्रोसेस है, जैसे हम नॉर्मली सोल्व करने के लिए तो क्वेश्चंस को ऐसे ही कर लेते हैं भाई, मल्टीपल प्रोसेस तो लास्ट वाला आ रहा पूरा लिख दो। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि इसमें टाइम क्वांटम दिया हुआ 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट से ज्यादा कोई प्रोसेस एक साथ नहीं रह सकता, मतलब एक बार में 2 यूनिट से ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेगा वो रनिंग स्टेट में। ठीक है, तो उसको वापस से रेडी में लेके जाया जाएगा और वापस से आ जाएगा जब रेडी में कोई और नहीं होगा, केवल एक ही जॉब है, तो वो ही वापस आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास मान लिया, इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस दिया हुआ है और प्रोसेस का नाम है P1 और उसका एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है हमारे पास 14। यहाँ पे अराइवल टाइम है ही नहीं तो 0 मानेंगे। टाइम क्वांटम हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो आप 0 2 4 इस तरह से ही बनाएंगे। P1 ही रहेगा 0 से 2 पे भी, 0 से 4 पे भी हमारे पास P1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी P1 रहेगा, 6 पे भी, 8 पे भी। ठीक है, और 10 12 और 14 पे जाके कंप्लीट होगा। लेकिन जो स्विचिंग होंगी इसकी, वो स्विचिंग हर बार होगी, क्योंकि हमारे पास ये प्रिमिटिव एल्गोरिथम होती है और प्रिमिटिव एल्गोरिथम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। ठीक है, तो सभी जगह P1 ही होगा। अब जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो ये होती है जब हमारे पास कोई प्रोसेस स्टेट चेंज करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो एक हमारे पास यहाँ पे होगी, मतलब आपने गैंट चार्ट बनाया और गैंट चार्ट में इस तरह से बनाओ, जो स्टार्टिंग वाली उसको नहीं माना जाता, लास्ट जब टर्मिनेट हो रहे तो तब नहीं माना जाता। जब पहली बार रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस आता है तो उस टाइम की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं लोगे आप, जब वो टर्मिनेट स्टेट में जाता है तब की नहीं लोगे, उसके बीच की ही हमें लेनी होंगी बस ये। तो एक ये हो गई इस तरह से 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 4 नंबर पे, और ये हो गया 5, और ये हो गया हमारे पास 6। तो इसमें टोटल जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई वो हमारे पास 6 हुई है। ये इसका आंसर, ये वाला क्वेश्चन जो है केवीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से राउंड रोबिन क्वेश्चंस में आपके पास चाहे एक भी प्रोसेस हो, चाहे 2 प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे लास्ट में अकेला प्रोसेस चल रहा हो, कितने भी प्रोसेस हो, टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग ही आप स्लॉट बना के करेंगे जब भी आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखनी है। ठीक है, नॉर्मल आपको एवरेज वेटिंग टाइम वगैरह देखना तो उसमें तो आप नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा भाई, लास्ट वाले के लिए एक के लिए 14 ही रखना। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखनी तो वहां पर तो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे कहा हुआ है, ये श्वेता बताएगी बेटा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसमें कहा है हाउ मैनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल अकर इन द फॉलोइंग एग्जीक्यूशन ऑफ राउंड रोबिन विद टाइम क्वांटम 2 यूनिट्स। अब प्रोसेस है P1 और उसका ब्रश टाइम दिया हुआ है 10। बनाओ जल्दी से। देखो यहाँ से हमारे पास 0 है, 2 टाइम क्वांटम है, 10 टोटल पे जाना हमारे पास, तो 2 2 का ये बना दो स्लॉट, 2 4 6 8 और 10 पे कंप्लीट कर देगा ये। एक ही प्रोसेस है, तो एक ही प्रोसेस है, हर स्लॉट में क्या P1 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से कितने स्विच हुए, एक स्विच यहाँ पे हुआ, दूसरा तीसरा और चौथा, 4 स्विचिंग हुए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा द पोर्शन ऑफ विंडोज एक्सपी कर्नल दैट हैंडल शेड्यूलिंग इज नोन एज।
जो हमारे पास विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास कर्नल होता है, ठीक है, कर्नल का के उस पोर्शन का नाम बताना जो हमारे पास शेड्यूलिंग को हैंडल करता है। बेसिकली शेड्यूलिंग जो है करी जा रही है, आपको बताया था उसमें कर्नल का रोल हो, लेकिन कर्नल का भी एक पार्ट होता है, पोर्शन होता है जो हमारे पास हैंडल करता है स्विचिंग शेड्यूलिंग को, ठीक है। तो पोर्शन ऑफ विंडोज एक्सपी कर्नल दैट हैंडल शेड्यूलिंग इज नोन एज। तो शेड्यूलिंग किसके द्वारा हो रही है बताओ? प्रिमिटिव शेड्यूलर के द्वारा होती है, डिस्पैचर के द्वारा, सिमुलेटर के द्वारा, या डिफ्रैगमेंटर के द्वारा? देखो बेटा, प्रिमिटिव शेड्यूलर जो है हमारे पास, आपको शेड्यूलर तो बताए थे तीन तरह के। डिस्पैचर। एक बताया था आपको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है, एक बताया था आपको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और एक बताया था आपको मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो शेड्यूलर के तो हमारे पास तीन टाइप होते हैं। प्रीमिटिव जो है शेड्यूलर नहीं होता, प्रीमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है कोई प्रोसेस कंप्लीटली एक बार में एग्जीक्यूट हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, वहां पे प्रायोरिटी के बेस पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं हम दूसरी चीज की, डिस्पैचर, तो आपको बताया था कि भाई रेडी स्टेट से जब हम रनिंग स्टेट में जाते हैं तो डिस्पैचर हमारे पास काम करता है। तो डिस्पैचर का काम होता है जो शेड्यूलिंग को हैंडल करता है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम लेके जाते हैं अपने प्रोसेस को, तो शेड्यूलर वहां पे काम करता है। सिमुलेटर क्या होता है? रियल टाइम एप्लीकेशंस जो होती हैं उनको हैंडल करने के लिए सिमुलेटर का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास आप सिमुलेशन का एग्जांपल देख सकते हो, ऑटोमेटिक मोड हो जाता है, एरोप्लेन का ऑटोमेटिक मोड लगा दिया चल रहा है, तो सिमुलेटर के थ्रू होता है। आपकी ये जो है हमारे पास ट्रैफिक लाइट होती है, वहां पे सिमुलेशन का यूज करते हैं, ये सिमुलेशन के एग्जांपल है। डीफ्रैगमेंटर, तो फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन मेमोरी में हम यूज करते हैं। बेसिकली डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब हमारे पास मेमोरी में डेटा इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, उसको इकट्ठा करना एक जगह, उसको बोलते हैं डीफ्रेगमेंटर का काम वो होता है। तो यहाँ पे डिस्पैचर यूज हो जाएगा। अब आपको ये बताना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, ये स्पूलिंग का पार्ट होती है, पोलिंग का पार्ट होती है, या इंटरप्ट हैंडलिंग या पेजिंग का पार्ट होती है? पढ़ा है हमने सब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, ठीक है। मतलब हम स्विच करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज हमने स्टेट में पढ़ी थी, प्रोसेस के स्टेट के अंदर, बताओ? स्पूलिंग होगा इसका आंसर। इस कहाँ पढ़ा था स्पूलिंग? जब पुल। प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे वहां पे पढ़े थे हमने स्पूलिंग के बारे में, यहाँ पर थोड़ी पढ़ी थी। भाई आपको क्या बताया था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, जैसे ये रेडी स्टेट है और रनिंग स्टेट है, तो आपको पढ़ाया था कि रनिंग स्टेट और रेडी स्टेट के बीच में जब हमारे पास प्रोसेस मूव करता है तो एक तरफ तो रेडी से रनिंग में जाता है, रनिंग से फिर रेडी में आता है, ये हमारे पास स्टेट है। तो रेडी से रनिंग में जाने पे हमारे पास कौन काम कर रहा है? डिस्पैचर काम कर रहा है, ठीक है। और जो रनिंग से रेडी में आ रहा है तो यहाँ पे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है, या राउंड रोबिन का टाइम क्वांटम कंप्लीट हो गया या इंटरप्ट हो गया, तो उनके अकॉर्डिंग ही तो आता है यहाँ पे। तो ये जो इंटरप्ट हैंडलिंग है था, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ इंटरप्ट हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड टाइम पीरियड फॉर द कॉन्टेक्स्ट स्विच? जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम पीरियड की भी बात होती है, कौन से वाले एल्गोरिथम में होती है टाइम पीरियड की बात? राउंड रोबिन में, ठीक है। तो जो हमारे पास राउंड रोबिन में जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड टाइम पीरियड फॉर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए टाइम जो है कौन प्रोवाइड करता है? तो टाइमर होता है, वो काउंटर होता है, टाइम स्लाइस होता है, टाइम मशीन होती है। क्या आंसर होगा इसका? कॉमन सेंस से भी हम आंसर कर सकते हैं। टाइम स्लाइस।
टाइम स्लाइस, भाई टोटल टाइम जो होता है हमारे पास किसी भी प्रोसेस का, उनको हम एक स्पेसिफिक टाइम क्वांटम यानी टाइम स्लाइस आपको बताया था उसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं और फिर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पीरियोडिकली ट्रिगर फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कल ट्रिगर पढ़ाए थे आपको, ठीक है, कितने ट्रिगर होते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में? 3 3 ट्रिगर होते हैं, कौन कौन से? सर, एक तो मल्टीटास्किंग था, एक हाँ, कर्नल और यूजर स्विच था, स्विच था, एक इंटरप्ट था, एक इंटरप्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और एक मल्टीटास्किंग तो कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा, ना कर्नल या यूजर स्विच दे रखा, यहाँ पे इंटरप्ट के बारे में दे रखा, तो मतलब आंसर इन दोनों में से कोई सा होगा। ठीक है, तो इंटरप्ट जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो इंटरप्ट यूज होते हैं वो होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, हार्डवेयर से अगर कोई इंटरप्ट होगा तब हमारे पास कोई प्रोसेस जो है रोक के वो वापस रेडी स्टेट में भेज दिया जाएगा रनिंग स्टेट से। तो हार्डवेयर इंटरप्ट के द्वारा हमारे पास इंटरप्ट होते हैं। बाकी जो हमारे पास टाइम क्वांटम वगैरह हो रही है, प्रायोरिटी हो रही है, वो सब सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, तो वहां पर जो है हमारे पास जो कर्नल यूजर का स्विच है वो या मल्टीटास्किंग है वो कॉन्सेप्ट फॉलो करे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द टाइम स्लाइसिंग मैकेनिज्म इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टाइम स्लाइसिंग होती है वो कौन से टाइप के कर्नल में यूज करी जाएगी? नॉर्मल कर्नल में, सिंगल टास्किंग कर्नल, मल्टीटास्किंग कर्नल या एप्लीकेशन मर्ज कर्नल? तो किस में होगी टाइम स्लाइसिंग करनी? राउंड रोबिन में करते हैं, किस लिए प्रोवाइड करी जाती है वो? इसलिए यूज होती है मल्टीटास्किंग के लिए, तो होती है कि भाई मल्टीपल टास्क या मल्टीपल प्रोसेस आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सको, तो मल्टीटास्किंग कर्नल हो जाएगा। 8 नंबर पे आते हैं, विच इंटरप्ट प्रोवाइड्स सिस्टम क्लॉक इन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो सिस्टम क्लॉक जो है कॉन्टेक्ट स्विचिंग के लिए कौन प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या हार्डवेयर इंटरप्ट? इंटरप्ट ही चलेंगे जब कॉन्टेक्ट स्विचिंग की बात हो रही है, इंटरप्ट, मल्टीटास्किंग या जो है हमारे पास यूजर और कर्नल का स्विच चलेगा। यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में स्विचिंग होती है। तो यहाँ पे इंटरप्ट दे रखे, अभी बताया था हार्डवेयर इंटरप्ट काम करता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। ठीक है, हार्डवेयर। विच कैन कंट्रोल द मेमोरी शेयरिंग बिटवीन द टास्क। तो जो टास्क होते हैं या हमारे पास थ्रेड होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि थ्रेड के जो बीच में है मेमोरी शेयर होती है। ठीक है, तो मेमोरी शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है या कंट्रोलिंग है कौन करता है, कि किसको कितना कंट्रोल देना, कब किसको मेमोरी देनी। ठीक है, कौन जो है मेमोरी में अपना कोड रख सकता है, अपनी फाइल्स रख सकता है, कौन सा प्रोसेस, तो कौन करेगा इसको कंट्रोल? कर्नल कंट्रोल करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कर्नल। ओएस? कर्नल कंट्रोल करेगा। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बस आपको जहां भी क्वेश्चन मिलेगा तो 3 ट्रिगर होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऐसे थियोरेटिकल जो भी आ रहे हैं। ठीक है भाई, या तो कर्नल का काम है, कर्नल मोड पे काम करता है वो, यूजर मोड पे काम करता है, या हार्डवेयर इंटरप्ट है, इंटरप्ट में हार्डवेयर इंटरप्ट है हमारे पास, और तीसरा हमारे पास मल्टीटास्किंग होता है। कर्नल में भी कौन से वाला कर्नल काम करेगा? मल्टीटास्किंग कर्नल। ठीक है, आगे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑल द टास्क एंड दियर स्टेटस। ठीक है, जितने भी टास्क हैं हमारे पास, किसी पर्टिकुलर टास्क मतलब एक तरह से आप समझ लो प्रोसेस ही है, टास्क प्रोसेस ही होते हैं ना। ठीक है, तो इनमें से कौन किस जगह हमारे पास सारे के सारे प्रोसेस जो है वो रहते हैं, स्टोर रहते हैं। अगर मान लिया हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस आए हैं तो वे कहाँ पे रहेंगे? भाई रेडी स्टेट में ही रह सकते हैं, रनिंग में तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जाएगा, बाकी जो भी हमारे पास वेटिंग में है वो सब किस में रहते हैं? रेडी स्टेट के अंदर रहते हैं। तो उस लिस्ट को हम बोलते हैं रेडी लिस्ट। ठीक है, तो जो भी हमारे पास टास्क, टास्क का मतलब प्रोसेस सही है, और उनके स्टेटस जो है रेडी स्टेट में, रेडी लिस्ट में भी रहेंगे, पीसीबी के अंदर उनका स्टेटस जो है वो स्टोर होता रहता है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के रेस्पेक्ट में बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कर्नल जो है स्विच होता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा, उसको रोक के दूसरा प्रोसेस लाया जाएगा, इस तरह से स्विचिंग करता है कर्नल। या प्रोसेस स्विच फ्रॉम कर्नल मोड टू यूजर मोड, जो प्रोसेस है हमारे पास वो कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विच होते हैं। या प्रोसेस स्विच फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। ठीक है, तो बताओ हमारे पास कौन स्विच होगा? कर्नल स्विच करेगा हमारे पास, स्विच होगा एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, या हमारे पास जो है प्रोसेस जो है दूसरे मोड में जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा यहाँ पे हमारे पास कर्नल मोड होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास यूजर मोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, नीचे सीपीयू है हमारे पास, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो मोड है। अपर लेवल पे यूजर मोड काम करता है, लोअर लेवल पे कर्नल मोड काम करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पे अभी P1 प्रोसेस था, तो इस P1 प्रोसेस को हमने हटा के यहाँ पे कोई दूसरा प्रोसेस P2 ला दिया। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस हट गया, इसकी जगह यहाँ पे दूसरा प्रोसेस आ गया, ये प्रोसेस यहाँ से हट गया है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्रोसेस जो है हमारे पास कर्नल मोड से यूजर मोड में चला गया है, कि हमारे पास ये वाला प्रोसेस जो है इधर चला गया, या ये कह रहा है इधर से कोई प्रोसेस जो है इधर आ गया। ठीक है, तीसरा स्टेप ये कह रहा है, तो कौन सा होगा इनमें से? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, बताओ। कर्नल मोड को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये रनिंग स्टेट है, ठीक है भाई, ऐसे समझ लो आप नॉर्मली कि ये रनिंग स्टेट है। और यूजर मोड को आप ऐसे समझ लो कि ये रेडी स्टेट है। ठीक है, ऐसे समझ लो आप कि हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाना होगा, या रनिंग से रेडी में जाना होगा, या यहाँ पे कोई प्रोसेस है हमारे पास, वो हटके कोई दूसरा प्रोसेस। कौन सा? सी। तो हो सकता है बेटा, एक वेटिंग स्टेट है हमारे पास, और ये प्रोसेस यहाँ पे चला गया वेटिंग स्टेट में, और यहाँ पे दूसरा प्रोसेस आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं यही हो, और फिर ये हमारे पास यहाँ पे देखो, मेनली हमारे पास स्विचिंग तब हो रही है जब हमारे पास ये रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस हट जाता है और दूसरा प्रोसेस वहां पे आ रहा है। ठीक है, तो मेनली तो यही है कि हमारे पास जो करना है, यहाँ पे प्रोसेस स्विच करा, इसको हमने यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, कहीं भी ले गए, हमारे पास यहाँ पे दूसरा प्रोसेस आ गया। जो हमारे पास कर्नल है या सीपीयू है, वो किसी दूसरे किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको रोक के किसी दूसरे को करने लगा। तो इसका आंसर होगा ए, कि कर्नल स्विच हो जाता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। बेसिकली अभी जो हमारे पास एक ट्रिगर था, उसमें था कर्नल या यूजर स्विच। ठीक है, ये था ना हमारे पास एक ट्रिगर, तो इसका मतलब क्या है, जो कर्नल है वो एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगा। ठीक है, उस पे स्विच हो गया। जब कर्नल स्विच होता है तो भी हमारे पास ट्रिगर होता है हमारा, क्या, जो वो है हमारे पास, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो मल्टीटास्किंग में ट्रिगर होती है, कर्नल स्विच कर रहा है प्रोसेस को, ठीक है, तब ट्रिगर होती है हमारे पास, या हमारे पास जो है हमने ट्रिगर का पढ़ा कि कोई इंटरप्ट आ रहा है तब ट्रिगर होती है। ठीक है, तो ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, व्हेन डज ए कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर, बताओ क्या आंसर होगा इसका? कि व्हेन एन एरर अकर इन ए रनिंग प्रोग्राम, कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमें कब करनी पड़ती है ये बताना है, जब किसी रनिंग प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है, या कोई प्रोसेस जो है कोई सिस्टम कॉल को कॉल करता है, या कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट आता है। सी, क्यों बेटा? ऐसा नहीं हो सकता कोई प्रोग्राम हमारे पास जो है चल रहा था, या कोई प्रोसेस चल रहा था, हमने कोई सिस्टम कॉल कर दी, मतलब उसको कॉल किया, कोई इंटरप्ट वगैरह हमने वहां पे भेज दिया, या उसको वेटिंग स्टेट में भेज दिया, वेट कॉल लगा के। ठीक है, वेट, रिज्यूम, सस्पेंड, ये बताई थी ना आपको, तो उससे भी तो हमारे पास रुक जाता है।
वेट सिस्टम कॉल से, तो वहां से भी चल जाता है। कोई एरर आ गई प्रोग्राम में फिर रन, तो सर ऑल ऑफ दीज होगा। वो बीच में रुक जाता है हमारे पास, तो ऑल ऑफ दीज होगा वहां से। ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल दैट परफॉर्म कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज कॉल्ड। इसका आंसर तो आप बता ही दोगे, कौन सा होगा जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करता है? डिस्पैचर। डिस्पैचर के थ्रू। ठीक है, तो डिस्पैचर है हमारे पास, वो उसमें हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। इसमें कहा है एज्यूम देयर आर 4 प्रोसेस, 4 प्रोसेस है हमारे पास इन ए सिस्टम रनिंग और रेडी टू रन। ठीक है, सिस्टम है वो या तो रन कर रहा है पहले से ही, या वो रन करने के लिए रेडी है, कोई भी प्रोसेस आ जाए। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करनी है, और इसने कहा कि टाइम क्वांटम 15 मिली सेकेंड का है। तो आपको बताना है देन ए वेटिंग प्रोसेस विल नॉट वेट मोर देन। ठीक है, 4 प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में है, और कोई प्रोसेस पे वो मतलब रेडी है रनिंग में जाने के लिए, और सिस्टम भी रनिंग में है। तो आपको ये बताना है कि इन 4 में से कोई सा भी प्रोसेस, ठीक है, वेटिंग प्रोसेस विल नॉट वेट मोर देन, यानी मैक्सिमम कितना वेट कर सकता है। भाई हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4। हमें इनका वो नहीं पता कि क्या एग्जीक्यूशन टाइम है। अराइवल टाइम सभी का इसने कह रखा सारे रेडी हैं, तो अराइवल टाइम सबका 0 ही है। एग्जीक्यूशन टाइम कुछ भी हो सकता है। टाइम क्वांटम यहाँ पे दिया हुआ है, क्वांटम टाइम 15 मिली सेकेंड है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम कितना वेट करना पड़ेगा किसी प्रोसेस को पहली बार 45 असाइन। 45। ठीक है, yes. देखो भाई यहाँ पर 15 क्या होगा ना, है 15 होगा ना, 15 का 15 क्यों होगा 45 ही होगा सर। भाई? हमारे पास P1 प्रोसेस तो पहले ही चला जाएगा। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम देखो यहाँ पे मोर देन के रखा, अगर इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या पता 1 ही सेकंड होता तो ये 1 में ही बंद हो जाता। लेकिन हम मान के चलते हैं मैक्सिमम की कंडीशन, क्योंकि मोर देन पूछा है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो वर्स्ट केस का केस माना है। मतलब हमारे पास वर्स्ट केस तब होगा, या हमारे पास मैक्सिमम रेस्पॉन्स टाइम तब निकलेगा हमारे पास, जब हर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 15 या उससे ज्यादा हो। ठीक है, अगर 15 या 15 से कम हुआ तो रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। हमें तो मैक्सिमम का केस देखना। तो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम जो है, या ब्रश टाइम जो है, वो हम हर प्रोसेस का ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हमें रखना है। ठीक है, तो कम से कम 15 सेकंड ये चले गए, 15 मिली सेकंड। ऐसे ही P2 है, ये भी कम से कम 15 मिली सेकंड चलेगा। तो P2 को कितना वेट करना पड़ा, 15 मिली सेकंड। P3 को कितना करना पड़ेगा, 30 का। और P4 को कितना करना पड़ेगा, 45 का। तो सबसे मैक्सिमम जो वेटिंग होगी यहाँ पे 45 की होगी। ठीक है, पहली बार के लिए। तो 45 जो है हमारे पास वही आ जाएगा वेटिंग प्रोसेस, जो असाइन होने के लिए सबसे ज्यादा वेट करेगा, और मैक्सिमम 45 मिली सेकेंड का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टारवेशन इज पॉसिबल। ठीक है, इनमें से कौन सी एल्गोरिथम में स्टारवेशन हो सकता है, स्टारवेशन इज पॉसिबल। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, या मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में, या राउंड रोबिन में, या सभी में हो सकता है सर स्टारवेशन। प्रीवियस क्वेश्चन एक बार और बताएंगे प्लीज। बिल्कुल बता देंगे बेटा। प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा ये कहा था कि हमारे पास 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, P1, P2, P3, P4, ये 4 प्रोसेस हैं। ये सारे के सारे रेडी स्टेट में हैं अभी। ठीक है, मतलब इनका अराइवल टाइम जो है आप 0 मान लो, सारे के सारे एक के साथ क्यू में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कहा कि क्वांटम टाइम जो है, या टाइम क्वांटम जो है, वो 15 मिली सेकेंड है। ठीक है, यानी एक प्रोसेस 15 मिली सेकेंड से ज्यादा जो है
सीपीयू के पास नहीं रह सकता, रनिंग स्टेट में नहीं रह सकता, तो मैक्सिमम 15 मिली सेकेंड रह सकता है। तो ये कह रहा है कि देन ए वेटिंग प्रोसेस विल नॉट वेट मोर देन, यानी जो ये 4 प्रोसेस हैं वेट कर रहे सीपीयू में असाइन होने का, तो मैक्सिमम कितना वेट करेगा कोई प्रोसेस? ये तो कोई भी वेट नहीं करेगा, जब ये रेडी है सीपीयू खाली, तो ये तो डायरेक्ट लग जाएगा हमारे पास। अब अगर बेटा इसका ब्रश टाइम जो होता मान लिया 1 ही सेकंड होता है इसका, या 1 मिली सेकंड होता, तो 1 मिली सेकंड बाद ही दूसरा आ जाता। लेकिन हमें यहाँ पे मोर देन की कंडीशन बतानी है, मैक्सिमम की, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये प्रोसेस जितना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता है स्पेंड करेगा, दूसरों को जितना वेट करवा सकता है वेट करवाएगा। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे कितनी देर रह सकता है? राउंड रोबिन है तो क्वांटम टाइम से ज्यादा तो रह नहीं सकता, तो क्वांटम टाइम 15 है, तो ये 15 सेकंड तक यहाँ रह सकता है। 15 सेकंड बाद दूसरे का नंबर आ जाएगा, फिर 15 सेकंड बाद तीसरे का आ जाएगा, फिर 15 सेकंड बाद चौथे का आएगा। तो फोर्थ वाले प्रोसेस को ये बताना कितना वेट करना पड़ा हमें। तो ये 30 सेकंड हो गया, ये 45 सेकंड, सब 15-15 सेकंड बाद यहाँ से जो है जाएंगे। तो ये जो है 45 ठीक है सर। सेकंड का सबसे ज्यादा वेटिंग रहेगा। अब इसमें था बेटा हमारे पास कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है जिसमें स्टारवेशन पॉसिबल है? स्टारवेशन किस में हो सकता है? क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में स्टारवेशन हो सकता है? बताओ बेटा। यस सर। यस सर। नहीं, इसमें तो कॉनवे इफेक्ट होगा ना। इसमें कॉनवे इफेक्ट होता है, स्टारवेशन नहीं होता, यहाँ पे कॉनवे इफेक्ट होता है। ठीक है सर बी में होगा शायद, मल्टी लेवल। हाँ। ये राउंड रोबिन में हो सकता है क्या? नहीं सर, इसमें भी नहीं होने वाला। राउंड रोबिन में भी आपको बताया था, जब क्वांटम टाइम की कंडीशन के बारे में बताया था कि भाई हमारे पास इस तरह से रखी हुई है, उस पर डिपेंड करता है, नहीं तो नॉर्मल केस में उसमें नहीं होता, क्योंकि आपको क्वांटम टाइम पता होता है। स्टारवेशन में हमें यही नहीं पता होता कब आएगा हमारे पास, हमारा नंबर कब आएगा, प्रोसेस को यही नहीं पता रहता कि उसका नंबर कब आएगा। लेकिन मान लिया आपके पास 10 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3 कितने भी हैं, और आपने दे दिया भाई 2 मिनट का क्वांटम टाइम, तो आपको पता है भाई 2 मिनट ये रहेगा, 2 मिनट ये रहेगा, इसका 6 मिनट बाद नंबर ही आ जाएगा चौथे प्रोसेस का। तो राउंड रोबिन में भी हमारे पास स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी नहीं होती। स्टारवेशन मेनली आता है हमारे पास SJF, उसके प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव कोई से भी वर्जन हो, लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट, उसमें प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव कोई भी हो, प्रायोरिटी वाली एल्गोरिथम होती है उनमें आता है। ठीक है, तो ये 3 एल्गोरिथम है हमारे पास मेनली, जिनके अंदर जो है हमारे पास स्टारवेशन की कंडीशन आती है। और मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में तो प्रायोरिटी बनाई जाती है, क्यू की प्रायोरिटी बनाई जाती है सबसे पहले, तो फिर उनके अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास आता है। ठीक है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा। सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अगर हायर बस टाइम का कोई फ्रंट एंड पे लग गया रेडी क्यू के, तो हाँ, जिसका लोअर बस टाइम होगा उसको तो सीपीयू नहीं मिलेगा, तो वो स्टारवेशन नहीं होगी। स्टारवेशन बेटा वो नहीं होता, उसमें आपको कॉनवे इफेक्ट बताया था, उसको बेटा कॉनवे इफेक्ट बोलते हैं। मान लिया इसका टाइम 100 है और P2 का टाइम 1 है, ठीक है, तो P2 को पता है ना मैं 100 सेकंड बाद मेरा नंबर आएगा। ठीक है, वो कॉनवे इफेक्ट होता है। कॉनवे इफेक्ट में लॉन्ग वेटिंग में लग जाता है, लेकिन प्रोसेस को पता होता है कि उसका नंबर कब आने वाला है, ठीक है, कितने टाइम बाद आता है। स्टारवेशन में टाइम डिफाइन नहीं होता, अनडिफाइंड टाइम होता है। ठीक है, तो स्टारवेशन में नई प्रोसेस, नई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आता रहे, या शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस आता रहे बार बार, उसके नंबर आने से पहले, तो कितने आ जाए कब आ जाए वो नहीं पता रहता। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है स्टारवेशन की। स्टारवेशन में टाइम डिफाइन नहीं होता, टाइम अनडिफाइन होता है। ठीक है, कॉनवे इफेक्ट में टाइम डिफाइन होता है। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है उसमें कॉनवे इफेक्ट होता है। एक ऐसे डेड लॉक होता है, उसमें टाइम इनफाइनाइट होता है।
ठीक है। अनडिफाइंड इनफाइनाइट है, मतलब कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। वो वेट करता रहता है प्रोसेस ऐसे इवेंट की जो कभी होना ही नहीं है, तो वहां पे डेडलॉक होता है। तो ये आपको तीनों चीजें पढ़ाई थी, रिवाइज किया करो अच्छे से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के डाउट काफी बच्चे पूछ रहे थे कि एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें दे दी, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले यहाँ पे प्रोसेस भी दे रखा, अराइवल टाइम, सीपीयू टाइम, प्रायोरिटी दे रखी है, और इससे रिलेटेड जी जो है हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिथम एक बार ली FCFS है, FCFS, SJF, इनसे सबसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रायोरिटी भी दे रखी, और फिर FCFS से भी पूछा है इसने कि FCFS से इसको सोल्व करो। तो क्या इसमें प्रायोरिटी का यूज होगा? जब हम FCFS से यूज कर रहे हैं तो क्या प्रायोरिटी को हम कंसीडर करेंगे उस टाइम पे या नहीं करेंगे? सबसे मेन चीज तो यही है, क्योंकि जब क्वेश्चन में दे दिया प्रायोरिटी और नीचे लिख दिया FCFS, तो बच्चा ये सोचता है भाई प्रायोरिटी दे रखी तो प्रायोरिटी का भी तो कुछ यूज होगा, अगर प्रायोरिटी हमारे पास सेम रही तो हम FCFS लगा देते हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में FCFS दे दिया तो प्रायोरिटी से कोई मतलब नहीं, वो क्वेश्चन में दी हो या ना दी हो, ठीक है। वो केवल आपको कंफ्यूजन करने के लिए दी गई है, कंफ्यूज के लिए। वैसे इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया हुआ, एक ही क्वेश्चन के 4-5 चीजें पूछ ली, इसमें प्रायोरिटी भी पूछ ली, तो उसने बार बार क्वेश्चन ना लिख के एक ही साथ लिख दिया। तो जहां प्रायोरिटी का यूज करना प्रायोरिटी वाले में यूज करो, जिनमें नहीं होना उसमें मत यूज करो, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में को यहाँ पे जब हम FCFS से अगर सोल्व करेंगे तो वहां पे तो अराइवल टाइम देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 प्रोसेस दिए हुए हैं। अब इन 5 प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले यही है P1, फिर P2 है, फिर P3, P4, P5 ऐसे लगेंगे। तो डायरेक्टली कर दो, आपको प्रायोरिटी से कोई मतलब नहीं, भूल जाओ, ये कॉलम आपके पास है। बस आपने P1 की एंट्री कराई, फिर P2 की एंट्री, फिर P3, P4 और P5, इस तरह से आप एंट्री कराते चले जाएंगे बस। क्योंकि FCFS नॉन प्रिमिटिव होता है तो एक बार में खत्म होते चले जाएंगे प्रोसेस। इसका टाइम हमारे पास 10 मिली सेकेंड का है, इसका 5 का है, ये 3 का है, ये 20 का है, ये 2 का है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। हमें यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम निकालना, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम इनका लिख दो। P1 कब कंप्लीट हुआ? 10 पे। P2 हुआ हमारे पास 10 का, 5 का हो गया 15, और ये हो गया 18, 3 था और ये 20 था, तो 18 20 हो गया 38, ठीक है। और ये हो गया 40, हमारे पास 2 था। तो ये कंप्लीट कब हुआ हमारे पास? P2 15 पे, P3 18 पे, P4 हमारा 38 पे, और P5 हमारे पास 40 पे कंप्लीट हुआ है। अब कंप्लीशन टाइम के बाद आप TAT निकाल लो। TAT में क्या होता है? CT में से AT माइनस कर देते हैं, तो ये तो 10 ही हो गया, ये 15, ये 16 आ जाएगा आपके पास। 38 में से 5 जाएंगे, 33 बचेंगे, 40 में से 10 जाएंगे, 30 बचेंगे, ठीक है। अब आपको निकालना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, वेटिंग टाइम होता है TAT में से आप माइनस कर देते हैं CPU टाइम, यानी ब्रश टाइम। तो 10 में से 10 जाएगा 0, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 10, 16 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास 13, 33 में से 20 माइनस कर दो तो 33 में 20 गए 13 बचे, और 30 में से 2 माइनस कर देंगे तो 28 बचेंगे यहाँ पे। तो 23 तो ये हो गया, 13 36, 36 और 28 64 हो जाएंगे। 64 आपके पास यहाँ पे आएगा। 5 प्रोसेस हैं तो 64/5 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 12.8 आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इस क्वेश्चन में यही रहती है कि प्रायोरिटी दे रखी तो वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करने लगते हैं इसको सोल्व, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है।
तो इसमें देख लो कौन सा आंसर, ये 12.8 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए में ही दे रखा है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका।